हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th की अकाउंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक रहेगा हम लोगों का अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हाँ जी बेटा, क्लास 11th कॉमर्स आप लोगों का बेस है। अगर यहाँ पर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप लोगों को इन फ्यूचर, चाहे आप लोग सीए करें, चाहे आप लोग बीकॉम करें, चाहे आप लोग कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करें, आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वो कब? जब आप लोगों को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो सारी की सारी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं तब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी मोटिव के साथ। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हम लोगों को अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट हुई क्यों। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को अकाउंट्स का सब्जेक्ट बेटा आप लोगों को जो पढ़ना है क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इसे हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो, एक शॉपकीपर के पास एक दिन में बहुत सारे बेटा कस्टमर्स आते हैं। उनमें बहुत सारे कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं जो उधार पर सामान लेके जाते हैं, जैसे आप लोगों को कोई शॉपकीपर दिख रहा होगा। तो ऐसे शॉपकीपर के पास बेटा एक दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो उधार पर सामान परचेज करके लेके जाते हैं। तो एक शॉपकीपर के लिए इतने सारे कस्टमर्स का जो हिसाब किताब होगा बेटा, वो रखना, वो याद रखना, वो दिमाग में रखना बहुत टिपिकल टास्क होगा। तो इसके लिए वो शॉपकीपर क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, हर एक दुकानदार के पास एक लाल रंग की किताब होती है। आप लोगों ने देखी है इस रंग की किताब, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से लिखा होता है क्या? शुभ लाभ। क्या लिखा होता है? शुभ लाभ लिखा होता है। अच्छा, वो इस लाल किताब के में क्या करता होगा बताओ जरा। बेटा वो इस किताब के अंदर क्या करता होगा, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, उसने जितनों से भी पैसा लेना है, या कई लोगों ऐसे होते हैं जिनको कई बार पैसा देता भी है, क्योंकि ये शॉपकीपर भी बेटा कहीं ना कहीं से सामान लेकर के आता होगा ना, तो हो सकता है ये भी उधार करके आता हो। तो बेटा इस लाल किताब के अंदर ये क्या करता होगा, जितना भी जहां जहां से भी पैसा आना है और इसने जहां जहां भी पैसा वापस देना है, तो उन सभी का क्या करता होगा, रिकॉर्ड रखता होगा। क्या रखता होगा? रिकॉर्ड। बेटा बस आप लोगों को यही समझना है, यही आप लोगों के अकाउंट्स है। हाँ जी, बिल्कुल यही अकाउंट्स है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो एक लड़की है जिसका नाम है रेशमा। क्या नाम है बेटा? रेशमा। तो वो क्या करती है, इस शॉपकीपर के पास रूटीन में आती थी। तो ये शॉपकीपर क्या करता है, अपनी इस लाल किताब के अंदर अकाउंट बना देता है, किसका? रेशमा। तो वो क्या करता है, जब भी रेशमा आती है, मान लो आ जाए वो 1000 रुपीज का सामान ले गई, तो हमने क्या किया, चलो ये 1000 रुपीज रेशमा के अकाउंट में प्लस कर दिए, क्योंकि हम लोगों को 1000 रुपीज रेशमा से लेने हैं। रेशमा फिर आई अगले दिन, तो वो क्या करने, उसने क्या किया, 500 का सामान ले गई, तो हमने क्या किया, 500 का सामान लिख दिया। उसके बाद रेशमा फिर आई, उसने क्या किया, 1000 का सामान वो फिर ले गई। उसने क्या किया, फिर अगले दिन आई, उसके बाद वो कहते हैं 2000 रुपीज जमा कर लो, तो इसका हमने क्या किया, माइनस कर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बेटा हम लोग उस पूरा का पूरा इस लाल किताब के अंदर हिसाब किताब रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इस हिसाब किताब को ना रखें तो बेटा हम लोगों को जो अपना जो बिजनेस है उसको चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, बस यही अकाउंट्स है। देखो, जैसे एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि बेटा डांस करके दिखाओ, तो बेटा डांस तो कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोफेशनल तरीके से करके दिखाओ, तो ऑब्वियसली बात है बेटा हम लोगों को किसी डांस टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही बिल्कुल अकाउंट्स है। अगर हम लोग नॉर्मली इस रफ वर्क के अंदर, यानी कि इस नोटबुक के अंदर कुछ भी वर्किंग कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल वर्किंग है, ये तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है। लेकिन हमें बेटा अकाउंट्स सीखना है, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। किस तरीके से सीखना है? प्रोफेशनल। हमें छोटा मोटा थोड़ा ना दुकानदार बनना है, हमें तो क्या बनना है, सीए। क्या बनना है बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों को बनना है, तो बेटा हम लोगों को अकाउंट्स की ब्रीफ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बेटा गारंटी देता हूं, अगर आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, तो आप लोगों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गारंटीड है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट या ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं आप लोगों को इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर छुड़वाऊंगा। ठीक है? तो देखो आगे समझते हैं हम लोग इसको। बेटा हम लोगों की अकाउंट्स बिल्कुल सेम एज इट इज यही है। बस देखो, जैसे ये इतना सिंपल है ना, प्लस माइनस कर रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल अकाउंट्स में करना है। लेकिन ये तो बच्चों का खेल है ना, हम लोग तो बड़े हो गए हैं, 11th क्लास में आप लोग आ गए, तो हमें तो प्रोफेशनल तरीके से बेटा हम लोगों को अकाउंट्स को सीखना है। तो बस हम लोग अपने अकाउंट्स के अंदर सीखेंगे क्या? डेबिट और क्रेडिट। अभी हम लोग इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात बेटा आगे करेंगे। तो अभी डेबिट के बारे में कुछ नहीं जानना, अभी आप लोगों को क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं जानना, तो सब कुछ आगे देखेंगे। ठीक है? अब देखो ध्यान से मेरी बात को। बेटा कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस करता है, तो उसकी माइंड में एक बात ये रहती है कि अगर जो भी वो बिजनेस कर रहा है, भाई उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। देखो, अगर वो लॉस में चल रहा है तो बिजनेस करने का फायदा ही क्या। और अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है, तो मान लो अगर मैंने बिजनेस को शुरू किया बेटा, मान लो 2009 के अंदर मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने ना 10,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। मान लो अगर 2010 के अंदर मैंने बिजनेस शुरू किया,
मैंने क्या किया, 15,000 का प्रॉफिट कमाया। देखो जब मुझे प्रॉफिट पता चलता रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा ना, अगर मैं 2009 में मैंने इतना कमाया, 2010 में इतना कमाया, तो मेरा टारगेट रहेगा कि 2011 में मैं इससे ज्यादा कमाऊं। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं पिछले साल से प्रॉफिट को कम कमाऊं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अकाउंट्स हम लोगों को ये चीज भी बताती है कि आप लोग अपना अकाउंट से क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो कि आप लोग प्रॉफिट में चल रहे हो या लॉस में चल रहे हो। मतलब अगर प्रॉफिट में चल रहे हो तो आने वाले टाइम में और हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे, और तरक्की करेंगे। अगर आप लोग लॉसेस में चल रहे हो तो बेटा हम लोग अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो ये कौन बता रहा है, अकाउंट से तो बताएगा। अगर हम लोगों को बेटा अकाउंट्स नहीं आएगी तो हम लोग ये प्रॉफिट और लॉस कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आफ्टर 4 to 5 मंथ्स में आप लोगों को इतना ट्रेन कर दूंगा बेटा, आप लोग अकाउंट्स खुद बनाना सीख जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आई होप आप लोगों को अकाउंट्स का नीड समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स की हम लोगों को रिक्वायरमेंट है क्यों। क्योंकि हम लोग जब तक अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो हम लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि देखो अगर हम लोग सब कुछ लिखेंगे उसके अंदर तो हम लोगों को बस हर चीज रिकॉर्ड होगा, तो हम लोग अपना प्रॉफिट और लॉस इजिली निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखो जब आप लोग छोटे बच्चे थे, जब आप लोगों ने बेटा इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी, तो क्या आप लोगों ने सीधा सेंटेंसेस बनाना सीखा था क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था क्या, ABCD। क्या सीखी थी बेटा हम लोगों ने, ABCD अल्फाबेट सीखे थे ना। तो ऐसे ही बेटा हम लोगों को सबसे पहले अपने अकाउंट्स की भी क्या सीखनी पड़ेगी, ABCD। बेटा अकाउंट्स के अंदर भी हम लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा क्या, ABCD, जिसे हम लोग अकाउंट्स की ABCD बोलते हैं, और जिन्हें हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं क्या, बेसिक टर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर हम लोगों को बेटा ये समझ में आ गई ना तो हम लोगों ने आधे से ज्यादा काम अपना आसान बना लिया है। बट अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा अकाउंट्स को करना। तो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ इसको स्टडी करना सीखेंगे कि क्या है ये हम लोगों की अकाउंटिंग टर्म्स। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट अपने अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। देखो आप लोगों को एक छोटा बच्चा दिख रहा होगा, ये बेटा ये बच्चा पढ़ाई के अंदर बिल्कुल जीरो, मतलब कुछ नहीं आता जाता, बहुत नालायक था ये। इसको मतलब पढ़ाई तो इसको समझ में नहीं आती थी, किताब के अंदर लिखा क्या हुआ कुछ भी नहीं समझ में आता था। लेकिन इसका जो माइंड था ना वो बहुत शार्प था। मतलब ये चाहता था कि मैं छोटे होते हुए क्या करूं, बिजनेस करूं। तो इसने अपने फादर को बोला कि पापा मुझे तो क्या करो, बिजनेस स्टार्टअप करके दे दो। तो अच्छा पैसा था इन लोगों के पास, तो इसके फादर ने क्या किया बेटा, इसको एक बिजनेस को खोल के दे दिया। इसने क्या किया, इसके पापा ने क्या किया, इसको एक बिजनेस स्टार्टअप करके दे दिया। अब जब बेटा बिजनेस को स्टार्टअप करके दिया तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या फ्री में बिजनेस स्टार्ट होता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी बिजनेस फ्री में स्टार्ट नहीं होता। तो बेटा बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, हम लोगों को पैसे लगाने पड़ेंगे। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब इसने बेटा पैसा लगाए तो टोटल रुपए लग गए कितने, 10 लाख रुपए। कब लगे बेटा, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए लगे, 10 लाख। और बिजनेस का ओनर बना दिया इस हमारे छोटू भैया को। किसको बना दिया बेटा, छोटू भैया। इसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या, छोटू। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा इस बिजनेस का मालिक कौन है, छोटू है। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए छोटू ने कितने रुपए बिजनेस में लगाए हैं, 10 लाख रुपीज। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। आप लोगों के सामने देखो एक पिक्चर आ गई, देखो मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। देखो हम लोग अभी छोटू हमारा कौन है, बिजनेसमैन है। यानी कि ये छोटू हमारा क्या है, बिजनेसमैन। यही छोटू क्या है, हमारा बिजनेस का ओनर। मतलब जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कुछ भी बेटा मनी इन्वेस्ट करता है तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल। ये आप लोगों का पहला अल्फाबेट, पहला आप लोगों का बेसिक टर्म है क्या, कैपिटल। ये कैपिटल कोई वो कैपिटल नहीं है, इंडिया की कैपिटल है हम लोगों की दिल्ली, नहीं। हम लोगों की कैपिटल बेटा अकाउंट्स के फॉर्म के अंदर क्या कहलाती है, मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन या फिर ओनर इन द बिजनेस नोन एज कैपिटल। ठीक है, मतलब जब भी कोई बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर मनी को इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। बड़े आराम से हम लोग करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। अगर आप लोगों को बेटा कोई भी डाउट रहता है तो आप लोगों से हम लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आप लोगों को एक एक आप लोगों के डाउट का रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट का नाम है बेटा क्या, प्रोप्राइटर। क्या वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पर, प्रोप्राइटर। बेटा प्रोप्राइटर के टोटल 3 नाम होते हैं, जैसे आप लोगों के भी नाम होता है ना घर पे, वैसे ही इस प्रोप्राइटर के भी बेटा 3 नाम होते हैं। पहला नाम क्या, प्रोप्राइटर। दूसरा नाम सेम उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओनर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। देखो प्रोप्राइटर इज अ पर्सन, क्या है, प्रोप्राइटर एक पर्सन है हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस नोन एज प्रोप्राइटर। देखिए जैसे हम लोगों ने भी पिछला एग्जांपल देखा था, यहाँ पर हमारे पप्पू भैया ने क्या किया, छोटू भैया ने क्या किया था, बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीस क्या किए थे, इन्वेस्ट किए थे।
मतलब ये जो 10 लाख रुपीज थी ये तो क्या थी बेटा हम लोगों की कैपिटल। तो यहाँ पर बिजनेसमैन कौन था यानी कि ओनर कौन था, सर छोटू भैया थे। इसका मतलब बेटा छोटू को ही हम लोग एक नाम दे देंगे, क्या, प्रोप्राइटर। क्या नाम देंगे इसको हम लोग, प्रोप्राइटर देंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बिजनेसमैन। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस का ओनर। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस नोन एज प्रोप्राइटर। तो बेटा इस प्रोप्राइटर जो है हम लोगों का ओनर, इसकी शॉप किस चीज की थी, ज्वेलरी की। ये आप लोगों को दिख रहा है ना, इसकी शॉप किस चीज की थी, इसका बिजनेस किस चीज का था, ज्वेलरी का बिजनेस था। चलिए इसको हम लोग अभी थोड़ा सा आगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ 3 या 4 पॉइंट्स इसी पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं, तो आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से बेटा समझना। देखिए एक बिजनेसमैन था, उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्टअप किया। किसका स्टार्ट किया बेटा बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज की क्या करना बेटा, प्रोडक्शन करना, यानी कि चीजों को बनाना। तो जो हमारा बिजनेसमैन था यानी कि जो हमारा ओनर था बिजनेस का, उसका काम क्या था, चेयर्स प्रोड्यूस करना। आप लोग अपने घरों में चेयर्स देखते हो ना, तो उस बिजनेसमैन था, उसका जो काम था, उसका जो बिजनेस था बेटा, वो क्या था, चेयर्स को प्रोड्यूस करना, यानी कि चेयर्स की प्रोडक्शन करना। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। अगर उस बिजनेसमैन का काम बेटा चेयर्स बेचने का है, तो क्या वो मार्केट में आलू भिंडी बेचेगा क्या, नहीं सर। अरे जिस चीज का बिजनेस है वो अपनी शॉप पर वही तो बेचेगा। अगर उसका काम ही चेयर्स बनाना है तो उसका काम बेचना भी तो क्या होगा, चेयर्स। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। जब भी जिस भी बिजनेसमैन का जो भी बिजनेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो मेरा बिजनेस है बेटा शूज का। शूज क्या करता हूं मैं, अपनी शॉप है मेरी शूज बेचने की। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मेरे लिए जो वो सामान है वो क्या है, शूज। तो ध्यान से सुनो बेटा, किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसकी शॉप पर जो भी सामान होगा, तो आज से आप उस लोग उस सामान को क्या बोलोगे बेटा, अकाउंट्स के टर्म के अंदर क्या, गुड्स वर्ड बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, गुड्स। ये आप लोगों को एक थर्ड, एक कैपिटल थर्ड सॉरी, आप लोगों को एक थर्ड, एक बेसिक टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। पहला हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कैपिटल। सेकंड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, प्रोप्राइटर। और आप लोगों को मैं थर्ड पॉइंट पे लेकर के आ गया हूँ, थर्ड पॉइंट के हम लोगों को बेटा गुड्स। तो आप लोगों को फिर से एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ, गुड्स वर्ड। जिस भी बिजनेसमैन का जो भी बिजनेस होता है बेटा, जिस चीज के अंदर भी वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है, वो सामान क्या कहलाएगा बेटा, गुड्स कहलाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया। मान लो अगर मेरा बिजनेस है बेटा क्लॉथ्स का, तो यानी कि मेरा बिजनेस क्या है, क्लॉथ्स बेचने का बिजनेस है। तो वो जो क्लॉथ्स है वो मेरे लिए क्या है, गुड्स। अगर मेरा बिजनेस है शूज बेचने का, तो शूज मेरे लिए क्या है, गुड्स। तो मेरी इस एग्जाम्पल के अंदर मेरा बिजनेस किस चीज का बेटा, चेयर्स को सेल करने का बिजनेस है। तो इसका मतलब चेयर्स मेरे लिए क्या माने जाएंगे, मेरी गुड्स। तो क्या हम लोग गुड्स की डेफिनेशन ये बना सकते हैं क्या, जरा मुझे बताओ। गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। मतलब जो भी बिजनेसमैन जिस चीज के अंदर भी डील करेगा, वो चीज क्या मानी जाएंगी, गुड्स मानी जाएंगी। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोगों को बेटा थर्ड एक बेसिक टर्म थी क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा जरा मुझे फटाफट बेटा ये बात बताओ कि हमें चेयर्स बनानी है, तो चेयर्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए होगा, सोचो जरा फटाफट से। तो बेटा यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखा है सर, प्लांट एंड मशीनरी। बच्चे कह रहे हैं सर प्लांट मतलब तो हमने पढ़ा था पेड़ पौधे। बेटा अकाउंट्स के अंदर प्लांट का मतलब पेड़ पौधे नहीं होता। अकाउंट्स के अंदर प्लांट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मशीन्स। क्या मतलब होता है बेटा, ग्रुप ऑफ मशीन्स। अब जैसे आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, वीटा मिल्क प्लांट, सुना ना आप लोगों ने, तो उसके पीछे वर्ड क्या लगा, प्लांट। तो वो वर्ड प्लांट क्यों लगा, क्योंकि बेटा वहां पर हम लोगों की यूज हो रही है क्या, ग्रुप ऑफ मशीन्स बोलते हैं उसे। तो चेयर्स बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो क्या चाहिए बेटा, हम लोगों की प्लांट एंड मशीनरी। अब आगे से प्लांट वर्ड क्या आप क्या बोलोगे, आप लोग ग्रुप ऑफ मशीन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम लोगों को बेटा चेयर्स बनानी है, क्या हम लोगों को बाहर गली में बैठ के चेयर्स बनाएंगे क्या, नहीं सर। हम लोगों को बेटा एक बिल्डिंग भी तो चाहिए। चेयर्स बनाने के लिए क्या चाहिए, बिल्डिंग, एक फैक्ट्री चाहिए। तो उसे हम लोग पूरा नाम दे देते हैं क्या, फैक्ट्री बिल्डिंग। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग भी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए। तो बेटा एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों का, क्या टूल्स आप लोगों को नहीं चाहिए क्या, और जिसको हम लोग बोलते हैं औजार। तो भाई औजार भी तो चाहिए, टूल्स भी तो चाहिए, इसके बिना हम लोगों का काम नहीं चलेगा। अच्छा अब एक सर सोच के देखो, देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जब भी आप लोग अकाउंट्स बेटा पढ़ रहे हो ना, तो अपने आप को ना एज अ बिजनेसमैन ट्रीट करना, वो भी बहुत बड़े वाला बिजनेसमैन। कभी भी अपने आप को छोटा बिजनेसमैन मत समझना, ठीक है। तो जब तक आप लोग अपने आप को बिजनेसमैन समझोगे ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझोगे, तब तक आप लोगों को अकाउंट्स ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल आसान है, अकाउंट्स कुछ भी नहीं है।
मैं बैठा हूँ ना आप लोगों के साथ में, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास फर्नीचर। देखो अगर आप लोग अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन मान रहे हो, आप लोगों का बिजनेस इतना बड़ा है चेयर्स का, तो क्या आप लोगों के पास वहां पर एक ऑफिस नहीं होगा क्या? अरे जब आप लोगों के पास एक अपना पर्सनल ऑफिस होगा, क्या वहां पर फर्नीचर नहीं होगा क्या? आप लोगों के पास चेयर होगी बैठने के लिए, वर्कर्स के लिए भी आप लोगों ने कुछ ना कुछ चेयर्स स्टूल्स वगैरह का इंतजाम तो किया ही होगा। तो इसका मतलब बेटा बनानी चेयर्स हैं, लेकिन चेयर्स बनाने के लिए हम लोगों को इन सभी चीजों की क्या है, रिक्वायरमेंट है। मतलब इन सभी चीजों के बिना हम लोगों को चेयर्स नहीं बन सकती। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब हम लोगों के लिए बेटा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, हम लोगों के क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे भी, हमारा एक पॉइंट रहता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। देखो जहां पर भी हम लोग अपनी चेयर्स बना रहे होंगे, क्या वहां पर हम लोगों को बेटा लाइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या? लाइटिंग भी चाहिए, फैंस भी चाहिए, एयर कंडीशन भी हो सकता है रिक्वायरमेंट हो। मतलब बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, जो हम लोगों को किस चीज के अंदर बेटा रिक्वायरमेंट होगी, चेयर्स को बनाने के लिए, यानी कि चेयर्स की प्रोडक्शन करने के लिए। इसका मतलब इन सभी इलेक्ट्रिक आइटम्स यानी कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स बोलते हैं। क्या वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। किसे बोलेंगे, ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जितने भी चीजें होंगी इन सभी चीजों को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर बात करें, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर, फैंस, लाइटिंग, ये सब चीजें हम लोगों की बेटा कहाँ पर आती हैं, फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स के अंदर आती हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं बेटा, ये आप लोगों की क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, क्या ये सब चीजें क्या फ्री में मिली होंगी क्या? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, कौन देगा, आजकल तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इन सभी चीजों को परचेज करने के लिए मैंने पैसे खर्च किए होंगे। क्या खर्च किए होंगे बेटा, मैंने पैसे बिल्कुल खर्च किए होंगे। इसका मतलब बेटा जी, ये सब चीजें, ये जितने भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं, ये सब क्या है मेरे लिए, मेरी एसेट्स। क्या होती है बेटा मेरे लिए, मेरी ये एसेट्स। तो आज आप लोगों को एक बात याद रखनी है, एसेट्स का बेटा मतलब होता है, एक सिंपल एज अ लेमैन आप लोगों को मैं समझाऊं अगर, तो एसेट का मतलब होता है बेटा प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी। आप लोगों को घर में बहुत सारी ऐसी आइटम्स होंगी, जो भी चीज बेटा आप लोगों की है ना, वो सब आप लोगों की प्रॉपर्टी है, सब आप लोगों की क्या है, एसेट है। आपके घर में टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, जो भी आइटम आप लोगों की है ना, जो भी घर के अंदर बेटा चीजें पड़ी हैं, फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, बेड है, अलमीरा है, तो वो सब चीजें आप लोगों की क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा आप लोगों के लिए वो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी है तो वो क्या है, हम लोगों की एसेट है। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है क्या, ये क्या हम लोगों की एसेट है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो एसेट की डेफिनेशन हमारे पास है, क्या कहती है बेटा एसेट की डेफिनेशन, एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने आप लोगों को बताया ना, हमारी एसेट्स क्या है बेटा, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती। ये हम लोगों को क्या करनी पड़ती है बेटा, फिक्स हम लोगों को परचेज करनी पड़ती है, वो भी एट अ सर्टेन प्राइस। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट पे हम लोगों को इसे परचेज करना पड़ता है। देखो हमें शुरू, हम लोगों ने अपनी कहानी कहाँ से शुरू की थी, चेयर्स को बनाने से। तो इन चेयर्स को बनाते बनाते देखो हम लोगों को बहुत सारी कुछ ऐसी आइटम्स चाहिए होती हैं, जो हम लोगों के लिए क्या रोल प्ले करती है बेटा, एसेट्स का रोल प्ले करती है। अच्छा सर एक बात बताओ, अच्छा पहले हम लोग अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। एसेट्स आर दी वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड। बेटा ओन्ड का मतलब होता है अधिकार, यानी कि हम लोगों ने उसको परचेज किया होगा बाय द बिजनेस विच आर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है बेटा, परचेज करना। एक्वायर्ड एट द मनी कॉस्ट। मैंने आप लोगों को बताया ना अभी, बेटा जो भी चीज वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती है वो कभी भी हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। ये हम लोगों ने क्या किया होगा, परचेज की होंगी, किस पे, मनी कॉस्ट पर, मतलब एट कॉस्ट प्राइस पे इसको हम लोगों ने क्या किया होगा, परचेज किया होगा, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट पे हमने क्या किया होगा, इन सभी चीजों को क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो ये सब हमारे लिए क्या है बेटा, वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या मैंने इन सभी चीजों को, क्या मैंने बेचने के लिए खरीदा था क्या? अरे नहीं सर, ये तो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म यूज में खरीदा है। मतलब इनका हम लोग लॉन्ग टर्म यूज करेंगे। अरे भाई ये थोड़ा ना कि हम लोगों ने आज चेयर बनानी शुरू की और अगले महीने चेयर बनानी बंद कर देंगे, नहीं सर। अरे हम लोग ने जब चेयर का बिजनेस स्टार्टअप किया है, तो बेटा 2 साल 4 साल जितना भी हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन हमने डिसाइड किया अपने बिजनेस को करने की, वो तो हो सकता है 10 साल भी चले, हो सकता है 15 साल चले। तो बेटा ये सब चीजें हम लोगों की यूज होने वाली हैं उतने ही सालों में। इन चीजों को हम लोगों ने बेचने के लिए नहीं खरीदा। इसका मतलब बेटा जिन भी चीजों को आप लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते, वो सब चीजें, अब आप लोग खुद देखो, क्या आप लोगों ने अपने घर पे टीवी लिया, क्या आप लोग ऐसा करते हो क्या, एक महीने यूज किया चलो जी से बेच दिया, नहीं। वो आप लोग लॉन्ग टर्म में चलाते हो। इसका मतलब वो सब चीजें आप लोगों के लिए बेटा क्या है, आप लोगों की एसेट्स है। एसेट्स मतलब मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ बेटा क्या,
एज अ लेमन लैंग्वेज एसेट्स मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी। एसेट मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या आप लोगों को बेटा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। इन सभी एसेट्स को आप लोगों ने क्या किया है, लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए। अब जब आप लोग इसको लॉन्ग टर्म में बेटा यूज करोगे, क्या आप लोगों को ये बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे? सर बिल्कुल कराएंगे। इसका मतलब ये सारे के सारे जो आइटम्स आप लोगों ने बेटा ऊपर परचेज किए हैं, ये सब आइटम्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म में क्या देंगी, बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगी। आई होप आप लोगों को ये एसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी के लिए सिर्फ हम लोग एसेट को इतना ही पढ़ेंगे, अभी डिटेल में इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, पोस्टिंग एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, वो सब डिफरेंट डिफरेंट हम लोग एसेट्स के टाइप्स हैं। तो हम लोग अभी वो आगे की वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, इन सभी एसेट्स का यूज करके, ये सारी सारी हमारे लिए क्या, हमारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज है बेटा, जिनके बिना हम लोगों की चेयर्स बन ही नहीं सकती। इसका मतलब इन सभी चीजों का यूज करके हम लोगों ने क्या रेडी कर ली होंगी भाई, चेयर्स रेडी कर ली होंगी, क्योंकि इन सभी चीजों को हम लोगों ने क्या किया होगा बेटा, यूज किया होगा। तो यूज करके हम लोगों ने क्या रेडी कर दिया, चेयर्स रेडी कर दी। अच्छा, क्या चेयर्स मैंने क्या सजाने के लिए खरीदी थी, क्या बनाई थी क्या? नहीं सर, चेयर्स तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब सेल करेंगे। क्या करेंगे, चेयर्स को सेल करेंगे। अच्छा, जब भी हम लोग अपनी दुकान पर बेटा चीजों को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो पैसा आता है या जाता है? सर बिल्कुल आएगा। इसका मतलब बेटा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ, अब देखो मैंने यहाँ पर चेयर वर्ड यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, गुड्स वर्ड यूज किया, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बिल्कुल गुड्स की डेफिनेशन में बताया था कि जिस भी बिजनेसमैन का जो भी बिजनेस होता है, यानी कि जो भी वो अपनी शॉप पर सामान को बेचेगा, उस सामान को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलते हैं। इसका मतलब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स नोन एज रेवेन्यू। उसको बेटा अकाउंट्स के टेक्निकल लैंग्वेज में वर्ड में क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग रेवेन्यू यूज करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले कैपिटल, सेकंड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा क्या, प्रोप्राइटर, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा क्या, गुड्स, फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, एसेट्स, और बेटा फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रेवेन्यू। तो इन सभी चीजों का आप लोगों को दिमाग में रखना है। मैं आप लोगों को इसलिए एग्जांपल्स आप लोगों को बहुत सारे दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये हर चीज आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, और आप लोग ये लाइफ टाइम तक देखो, क्योंकि कॉमर्स आप लोगों ने ली है, अब लाइफ टाइम आप लोगों को कॉमर्स ही पढ़ना है, और अकाउंट्स तो देखो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज जितने मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स यहाँ पर साथ साथ दे रहा हूँ, आप लोगों को सभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, और प्लीज इसको अपने माइंड में रखना, ताकि आप लोग आगे भूलो नहीं। चलिए इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ड्राइंग्स। अब आप लोग कहोगे ड्राइंग्स, ये तो हम लोग बचपन में बहुत बनाते थे, आर्ट की हमारी क्लास भी लगती थी। नहीं, हम लोगों की बेटा ये क्या है, अकाउंट्स की क्लास है। तो ये ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स नहीं है जो आप लोग बचपन में बनाते थे, या अभी आप लोग अपनी लास्ट क्लासेस में बनाते हुए हैं। तो बेटा अकाउंट्स की ड्राइंग को भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। याद करो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में स्लाइड वाला एग्जाम्पल। देखो हमारे क्या थे, ये छोटू भैया थे ना, हमारे छोटू भैया। बेटा इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था ना, 10 लाख रुपीज लगा कर, किसके पापा ने, छोटू ने स्टार्ट किया था बिजनेस। और बेटा बिजनेस स्टार्ट किया था, किस चीज का था बिजनेस, इसका ज्वेलरी का। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो छोटू ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, किस चीज का बिजनेस था बेटा, ज्वेलरी का। अच्छा जरा मुझे फटाफट बताओ, ज्वेलरी की शॉप के अंदर क्या क्या होगा? सर रिंग्स होंगी, सर नेकलेस भी होगा, सर अपना इयरिंग्स भी होंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी आइटम्स होंगी बेटा शॉप पर। अच्छा बताओ फटाफट से, ये सब चीजें क्या है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को पीछे, एक शॉपकीपर अपनी शॉप पर बेटा जो भी सामान बेचेगा, उस सामान को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना। तो इसका मतलब उसकी शॉप पर ये सब चीजें क्या होंगी, गुड्स होंगी, क्योंकि शॉप किस चीज की है, ज्वेलरी की। तो बेटा ज्वेलरी की शॉप में तो यही मिलेगा ना, और ज्वेलरी की शॉप में आलू तो मिलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये सब चीजें हमारे लिए क्या मानी जाएंगी बेटा, गुड्स मानी जाएंगी। तो अब आप लोग बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको ध्यान से समझना। बेटा हुआ क्या, इसके पापा ने ना इसकी शादी और करा दी साथ में। क्या करा दी, इसकी शादी। तो अब इसकी जो ये पर्सनल वाइफ है, अब ये रोज डिमांड करे कि मेरे लिए आते हुए घर ये ले आना, मेरे लिए ये वाली इयरिंग ले आना, मेरे लिए ये अंगूठी ले आना। तो बेटा इसका मतलब अब वाइफ की बात के टाल सकता है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। तो बेटा एक बात बताओ, जब नॉर्मल कोई भी कस्टमर इसकी शॉप पर आता था, छोटू भैया की शॉप पर आता था, तो ये क्या करता था, रिंग दे देता था, या जो भी इसकी दुकान का सामान है वो देता था, पैसे ले लेता था। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये अपनी वाइफ के लिए बेटा ये सामान घर लेकर के जाएगा, क्या वाइफ से भी पैसे मांगेगा क्या? क्या कह रहे हो सर, मरवाओगे क्या? नहीं, कभी भी अपनी वाइफ से बेटा पैसे नहीं मांगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटू ने क्या किया है, बिजनेस में से, देखो ये चीजें तो सारी की सारी किसकी थी, बिजनेस की थी ना। तो बेटा बिजनेस का सामान छोटू ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया बेटा, यूज किया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
बिजनेस का सामान यानी कि जो बिजनेस की बेटा गुड्स थी वो छोटू ने क्या किया अपने पर्सनल यूज पे, उसकी पर्सनल वाइफ है भाई, किसी और की नहीं है, उसकी पर्सनल वाइफ है ये। तो छोटू ने क्या किया, बिजनेस में से जो सामान, बिजनेस का जो सामान था वो उसने पर्सनल यूज के लिए बेटा यूज किया। तो जो भी अमाउंट उसकी होगी, रिंग की अमाउंट या जो भी उसने उसको दिया होगा, तो बेटा उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं ड्रॉइंग्स की क्या है। ड्रॉइंग्स रेफर्स टू दैट अमाउंट, ड्रॉइंग्स रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ कैश या फिर गुड्स। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, या तो बेटा वो कैश भी हो सकती है और या वो गुड्स भी हो सकती है। जैसे मेरे वाले एग्जांपल की जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है, यहाँ पर उसने रिंग दी थी, इसका मतलब वो जो रिंग थी वो क्या है बेटा, गुड्स है। तो अगर वो बिजनेसमैन या फिर छोटू बिजनेस में से अगर कैश भी विड्रॉ करता अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बेटा उसे भी हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विड्रॉन। बेटा विड्रॉन का मतलब होता है निकालना, बिजनेस में से निकालना, by the businessman from the business known as drawings। तो बेटा आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। तो ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, ड्राइंग्स रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ कैश या फिर गुड्स विच इज विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस नोन एज ड्राइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आप लोग प्लीज पजल मत होना। कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज हम लोगों से कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से समझना एक एक बात को। देखो कॉन्सेप्ट का नाम है आप लोगों को बेटा जीएसटी। तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है हम लोगों की वो क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो ये जो वर्ड पीछे बेटा क्या लगा हुआ है, टैक्स लगा। अभी हम लोगों ने गुड्स को भी छोड़ दिया, सर्विसेज को भी छोड़ दिया, तो वर्ड क्या उठाया हम लोगों ने, यहाँ पर टैक्स वर्ड उठाया। तो बेटा टैक्स का मतलब क्या होता है, अब आप लोगों ने सुना होगा ना, अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में जिनके भी पेरेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट ना बेटा कुछ टैक्स लेती है। तो बेटा टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है। टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है लेविड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कौन लेती है, ये गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट लगाती है इसको। किसके ऊपर लगाती है भाई, ऑन इट्स सिटीजन्स। सिटीजन्स मतलब हम लोगों के ऊपर। ऑन एंड ऑन वेरियस बिजनेस फर्म्स, यानी कि जो भी बेटा बिजनेसमैन लोग हैं या बिजनेस फर्म्स हैं, उनके ऊपर क्या लगाती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। सर क्यों लगाती है टैक्स गवर्नमेंट, ये भी बताओ। चलो इसको हम लोग बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखो मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा नाम क्या है भाई, रजत। तो मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो बेटा मान लो आप लोग मुझे फीस देते हो। तो मैंने बोला कि चलो मेरी इनकम ना बेटा कितनी है, 3 लाख रुपए। कितनी इनकम है मेरी, चलो मान के चलते हैं 30 लाख है। नहीं है, चलो मैं कभी मान के चलो सर को जो इनकम 30 लाख है, नहीं है 30 लाख, ठीक है। तो मेरी जो इनकम है एज्यूम करके चलते हैं कितनी है बेटा, 30 लाख। तो गवर्नमेंट कहती है यार इतना कमा रहे हो भाई, कुछ हमें तो दे दो। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई कुछ हमें भी दो। किस रूप में दो बेटा, टैक्स के रूप में दो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेरे से टैक्स ले रही है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स कैलकुलेट करके बता दिया, सर टैक्स आपका बनता है इतना इतना, जो भी गवर्नमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी टैक्स लगाने की। तो गवर्नमेंट ने बोला सर आपकी जो टैक्स बनता है वो बनता है कितना, 3 लाख रुपए टैक्स बनता है, फटाफट सबमिट कराओ। तो मैंने आप लोगों को बोला बेटा तुम लोग मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, तो क्या करो भाई, मेरे पास आप लोग 5-7 जने पढ़ रहे हो ना, तो सारे क्या करो, थोड़ा थोड़ा मिला करके मैंने टैक्स भर दो। अरे क्या आप लोग भरोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। सर आप लोग क्या बोलोगे, सर आपकी इनकम है भाई आप भरो, हम क्यों भरे भाई। क्या बोलोगे आप लोग, सर आपकी इनकम है हम लोग नहीं भरेंगे, आप ही भरो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो टैक्स तो हम लोगों को पे करना ही करना पड़ता है। चलो इसको भी हम लोग आगे समझते हैं। देखो टैक्स हम लोगों के बेटा 2 टाइप के होंगे। टैक्स कितने टाइप के होते हैं हम लोगों को, 2 टाइप के। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो मैं यहाँ पर ना 2 वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप लोग उन 2 वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना। एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है क्या, लेविट। क्या वर्ड लिखे बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए, लेविट। और एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है क्या, बर्डन। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, बर्डन। ऐसे ही मैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी यही 2 वर्ड सेम लिखूंगा। एक वर्ड क्या है आप लोगों का यहाँ पर, लेविट, और एक वर्ड यहाँ पर आप लोगों को क्या है, बर्डन। देखो बेटा लेविट का मतलब होता है इम्पोज करना। क्या मतलब होता है लेविट का, इम्पोज करना। अब बेटा जब भी टैक्स लेविड हमेशा कौन करेगा, इम्पोज हमेशा कौन करता है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है। यानी कि लेविड का मतलब क्या होता है बेटा, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड बाय दी गवर्नमेंट। अब देखो मैंने आप लोगों को जो ऊपर एग्जांपल दिया अभी, तो बेटा 30 लाख रुपए मेरी इनकम थी, तो वो जो गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए टैक्स मेरे ऊपर लगाया था, वो लगाया किसके ऊपर था, अरे मेरे ऊपर लगाया था। देखो रजत की इनकम है ना, तो इसका मतलब बेटा टैक्स भी किसको भरना पड़ेगा, इसमें तो मुझे भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टैक्स आप लोग नहीं भरोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है
जिसके ऊपर लेविड यानी कि गवर्नमेंट ने इम्पोज भी किसके ऊपर किया सर रजत के ऊपर ही किया, और बेटा उसका बर्डन भी किसके ऊपर आएगा, मतलब एट द एंड उसको पे भी कौन करेगा, अरे रजत ही करेगा, आप लोगों में से कोई नहीं करेगा। और जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं, आप लोगों के घर में बिजली का बिल आता है ना बिजली का बिल, तो क्या आप घर बिजली का बिल बेटा क्या पड़ोसी आप लोगों का देता है क्या, अरे आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, घर का बिल हमारा पड़ोसी क्यों देगा, तो बेटा जिसका बिल होगा वही तो देगा। ऐसी डायरेक्ट टैक्स की बात है बेटा, गवर्नमेंट जिसके ऊपर भी टैक्स लगाती है उसका बर्डन उसी के ऊपर ही तो आता है। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स का हम लोग जो मीनिंग बना सकते हैं बेटा वो ये बना सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, व्हेन लेविड एंड बर्डन आर ऑन द सेम पर्सन, व्हेन लेविड एंड बर्डन आर ऑन द सेम पर्सन known as direct tax। इसका मतलब बेटा जब लेविड इम्पोज बाय द गवर्नमेंट उन सिटीजन यानी कि रजत के ऊपर ही हो और बेटा उसका बर्डन भी रजत ही फेस करे, इसका मतलब क्या हुआ, उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। मतलब जब लेविड और बर्डन बेटा एक ही पर्सन के ऊपर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। चलो ये तो सर हमें समझ में आ गया कि डायरेक्ट टैक्स। अच्छा डायरेक्ट टैक्स का आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। बेटा डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, जब मेरी इनकम मेरा टैक्स मैं खुद ही भरूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनकम टैक्स क्या है हम लोगों का, एक डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे क्या अपना इनडायरेक्ट टैक्स। सर अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से क्लियर करो। चलो इसको अच्छे से क्लियर करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मैंने देखो वर्ड सेम लिखे हैं बिल्कुल, लेविड और बर्डन। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा आप लोगों को पिज्जा तो बहुत पसंद है मुझे पता है, अब तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो प्लीज आप लोग अपने घर में रहें, तो पिज्जा वीजा तो सब लोग कुछ बंद ही है। तो मुझे पता है आप लोगों को पिज्जा बहुत पसंद है, पिज्जा विंग्स। अच्छा तो आप लोग जब भी बेटा कहीं किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाने के लिए जाते हो या पिज्जा वगैरह खाने के लिए जाते हो, तो जब भी वो रेस्टोरेंट का मालिक जब आप लोगों को एक बिल देता है, क्या देता है आप लोगों को बेटा, एक बिल देता है ना। तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ना 3 या 4 लोग हम लोग कहाँ गए, हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे, तो हम लोग ना किसी रेस्टोरेंट में चले गए भाई पिज्जा विज़ा खाने के लिए। ठीक है, 11th क्लास के थे हम लोग और साइंस के स्टूडेंट थे, तो हमें भाई कॉमर्स के बारे में तो कुछ पता नहीं था, ना ही हमें ये पता था कि टैक्स वैक्स क्या होता है। तो हुआ क्या, जब उन्होंने वो बिल बनाकर दिया हम लोगों को, पिज्जा विज़ा वगैरह जो बिल बना के दिया, उन्होंने लिखा हुआ था वहां पर 1000 रुपीज। तो आप लोगों का क्या है बेटा, बिल जो भी था, और साथ में ना नीचे कुछ ना 2-3 बातें लिखी हुई थी, प्लस GST यहाँ लिखा हुआ था कितना, मान के चलते हैं जीएसटी यहाँ लिखा हुआ था बेटा 50 रुपये। तो उन्होंने बोला सर आप हमें कितना रुपए दे दो, फटाफट से 1050 रुपये हमें दे दो। तो मेरे जैसा मूर्ख वहां पर गया, वहां पे जो जहाँ पे पेमेंट वगैरह की करनी होती है, तो मैंने वहां जाके बोला सर हमने तो ना खाली पिज्जा पिज्जा मंगवाया था, मैंने जीएसटी तो मंगवाया ही नहीं। अरे वो कहेगा भाई साहब क्या बोल रहे हो, जीएसटी कोई मंगवाने की कोई डिश थोड़ा ना थी जो हम लोग आपको देके जाएंगे। अरे ये तो क्या है, ये तो क्या है, टैक्स है जो आपको देना पड़ेगा। मेरे दिमाग में क्या हुआ, घूम गया दिमाग एकदम से, अरे हम क्यों दें भाई। देखो मैं ही था यहाँ पे, देखो जब मेरी इनकम थी 30 लाख, तो टैक्स में किसने भरा था, मैंने ही भरा था ना। तो यहाँ पर भाई जो कमाई जो बिजनेस किसका है यहाँ पे, उस पिज्जा विंग्स का है, तो भाई उसका टैक्स मैं क्यों भरूं। तो उस दुकानदार मेरे को उसने समझाया कि सर एक बात सुनो, जो आप अपना वो जो टैक्स भरते हो ना उसे हम लोग कौन सा टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलोगे। लेकिन जो आप हम लोगों को ये जो टैक्स भर रहे हो इसे हम लोग कौन सा टैक्स बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आप लोगों को भी एक एग्जांपल और भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर लेविड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था भी क्या होता है बेटा, इम्पोज्ड। क्या होता है मतलब, इम्पोज्ड। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट ने बेटा वो टैक्स लगाया किसके ऊपर होगा, उस रेस्टोरेंट के ऊपर, यानी कि उस पिज्जा विंग्स के ऊपर लगाया होगा, यानी कि मेरे ऊपर नहीं लगाया गवर्नमेंट ने वो जो लेविड किया, यानी कि गवर्नमेंट जो इम्पोज किया वो बिजनेस फर्म, यानी कि वो पिज्जा विंग्स क्या एक बिजनेस फर्म है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस पिज्जा विंग्स के ऊपर बेटा वो टैक्स लगाया, लेकिन उसका बर्डन बेटा किसके ऊपर आया, कस्टमर के ऊपर। तो इसी को हम लोग देखो क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर लेविड और बर्डन डिफरेंट पर्सन हुआ, लेविड किसके ऊपर हुआ, रेस्टोरेंट के ऊपर, बर्डन किसके ऊपर आया, कस्टमर के ऊपर। इसका मतलब बेटा इनडायरेक्ट टैक्स का जो मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा, व्हेन लेविड एंड बर्डन आर ऑन डिफरेंट पर्सन। यहाँ पर क्या था, सेम पर्सन, यहाँ पर क्या था, डिफरेंट पर्सन। लेविड किसी और के ऊपर, यानी कि इम्पोज्ड गवर्नमेंट ने किसी और के ऊपर किया, बट उसका बर्डन किसके ऊपर आया, किसी डिफरेंट पर्सन के ऊपर आया। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बेटा जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप लोगों के पास क्या है, जीएसटी। तो बेटा जीएसटी इज इन एन इनडायरेक्ट टैक्स।
आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, आप लोग कल इसको चेकआउट करना। देखो, आप लोग मार्केट से कुछ भी सामान लेके आते हो, आप लोग मान लो आप लोग मार्केट में गए, एक ओएस का पैकेट लेकर के आए, लेस का पैकेट लाए, कुछ भी लेकर के आए बेटा मार्केट से, आप लोग लेस का पैकेट लाए या ओएस का कुछ भी लेकर के आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग देखना, जहाँ पर बेटा एमआरपी लिखा होता है, जहाँ पर एमआरपी लिखा होता है 5 रुपीज, 6 रुपीज, 7 रुपीज, 10 रुपीज, कुछ भी लिखा होता है, तो उसके ना ब्रैकेट में एक बात लिखी होती है, उसको पढ़ना आप लोग। यहाँ पर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, तो आप लोगों को पढ़नी जरूरी है ये चीज। यहाँ पर लिखा होता है बेटा क्या, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा होता है यहाँ पर, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जब आप लोग मार्केट में जाते हो, क्या शॉपकीपर आप लोगों को ये बोलता है क्या, सर अगर आप लोग 5 रुपए वाला पैकेट लेके जा रहे हो, इसके अंदर भी 4 रुपए का तो आप लोगों का कुरकुरे या लेज है, वो 1 रुपया टैक्स है, क्या गवर्नमेंट बताते हैं क्या, कभी कोई शॉपकीपर बताता है क्या? नहीं बेटा, आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, आप लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन आप लोग फिर भी क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। देखो यहाँ पर हम लोग जब टैक्स दे रहे थे, तो हमें पता चल रहा था ना कि भाई गवर्नमेंट ने लेविड भी किसके ऊपर किया, इम्पोज भी किसके ऊपर किया, मेरे ऊपर ही किया, तो बर्डन भी किसके ऊपर आएगा, मेरे ऊपर ही आएगा। तो मुझे यहाँ पता लग रहा था कि मेरी इनकम 30 लाख है, मेरा 3 लाख टैक्स बनता है, तो मैं दे रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है। तो बेटा जब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया कि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि उसके एमआरपी के नीचे या उसके साइड में लिखा होता है बेटा क्या, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब आप लोग बेटा उस सामान को परचेज करने के साथ साथ में टैक्स भर के आए हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब हम टैक्स पे कर तो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को बैक करके आप लोग फिर से दोबारा से इसको देखो, समझने की कोशिश करो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग हम लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए हम लोग अपना एक लास्ट बेसिक टर्म डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। देखो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग मार्केट में जाते हो, स्पेशली मैं बात करूँ, अगर आप लोग प्लीज माइंड मत करना, लेडीज की खास आदत होती है क्या करवाने की, पता है, बार्गेन करने की होती है ना। तो आप लोगों को एग्जांपल अगर बताऊं, बेटा जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमने क्या किया, कुछ सामान परचेज किया। तो जब हम लोगों ने बेटा सामान परचेज किया, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले गए। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर के आप लोगों को वहां पर देखते हो ना, 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ, हम लोग देखते हैं ना ये चीजें। तो बेटा ये चीजें सारी की सारी क्या है, एक डिस्काउंट ही तो है। तो इसका जो मीनिंग क्या बनेगा, आप लोगों को ध्यान से देखो, एनी एनी डिडक्शन एनी डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ कोमोडिटी, एनी डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ कोमोडिटी नोन एज डिस्काउंट। देखो बिल्कुल सिंपल से टर्म मैंने आप लोगों को बता दी, इसका मीनिंग क्लियर करा दिया। डिस्काउंट का क्या होता है, एनी डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द कोमोडिटी नोन एज डिस्काउंट। चलिए इसको हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो एक बिजनेसमैन है और एक उसका कस्टमर है कोई भी, तो उसकी रूटीन पे शो पे ना रूटीन में आता ही आता है और उधार बहुत करता है, ठीक है। तो मान लो मैं ना शॉप पर गया, तो मैंने क्या किया, सामान परचेज कर लिया, कितने का, 5000 रुपीज का। कितने का सामान परचेज किया, 5000 रुपीज का सामान परचेज किया। तो मैंने बोला नहीं सर, 5000 रुपीज तो आपने जो बिल बनाया वो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा डिस्काउंट दो। उन्होंने कहा चलो सर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को, चलो मान लो मेरा टीचर ही था वो, जिससे मैं सामान परचेज करने गया ना, वो मेरा टीचर था, मान लो किसी पुराने जमाने के टाइम पे। तो उसने क्या किया, 1000 रुपीज का क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 5000 में से मैंने अगर 1000 रुपीज, उसने मुझे क्या दिया, डिस्काउंट। क्या दिया बेटा, डिस्काउंट दिया। लो सर आप मेरे खास हो, आपके लिए डिस्काउंट, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे उनको कितने रुपए देने हैं, 4000 रुपीज देने हैं। कितने देने हैं, 4000। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। 5050 कितने का बिल बनाया, 5050 का बिल बनाया। उसने 1000 रुपीज पहले से लेस कर दिए, तो उसने बोला सर कितने रुपए दे दो फटाफट से, 4050 रुपीज दे दो। मैं भी बड़ा चालाक, मैंने कहा यार 4050 बन रहे हैं, चल 4000 पकड़ा के देख लेता हूँ। ठीक है लिए तो लिए, नहीं तो कोई बात नहीं भाई देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, 4050 के बदले में कितने पकड़ाए, 4000। वो बंदा मना करता रह गया कि 4000 में नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया बेटा, 4050 के बदले में कितने पकड़ाए, 4000 पकड़ाए। तो जरा सोच के देखो, 1000 का डिस्काउंट मुझे यहाँ मिला और 50 का डिस्काउंट यहाँ भी तो मुझे मिल गया। तो इसका मतलब बेटा मुझे यहाँ पर टोटल 2 डिस्काउंट मिले थे। कितना डिस्काउंट मिला था मुझे, दो डिस्काउंट मिले। देखो एक एग्जाम, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाऊँ कि ये जो सामान मैंने बेटा परचेज किया था ना 5050 का,
और जो 1000 का डिस्काउंट उसने मुझे दे दिया था, ये दे दिया था उसने मुझे 4 अप्रैल 2020 को। लेकिन जो बिल की पेमेंट है वो मैं आज नहीं करके आ रहा, बिल की पेमेंट आफ्टर 3 डेज 4 डेज जो भी है बिल की पेमेंट है इस दिन करके आ रहा हूँ। मान लो ये 2 दिन के बाद की डेट है 6/4/2020, ठीक है। तो इसका मतलब 4 तारीख को मैंने सामान खरीदा था और 6 तारीख को मैंने बिल की पेमेंट की। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, दो डिस्काउंट मिले हैं। तो यही दो डिस्काउंट आप लोगों को कहना चाह रहे हैं टाइप ऑफ डिस्काउंट में। तो बेटा टाइप ऑफ डिस्काउंट अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप के हम लोगों के डिस्काउंट होंगे। पहले डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, एंड सेकंड डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। पहले को क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, एंड सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट का अगर हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल लिखा, देखो, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज। देखो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, देखो जब हम लोग पहले दुकान पर गए थे 4 तारीख को तो 5050 का बिल बनाया, मैंने बोला नहीं सर बहुत ज्यादा पैसे हैं ये तो 5050, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दो। तो उसने क्या किया, अपनी मर्जी से मुझे 1000 का डिस्काउंट दिया। यानी कि जब भी बेटा सेल एंड परचेज की बात हो, जब भी हम लोगों को सेल एंड परचेज के टाइम पे बेटा डिस्काउंट मिलता है तो उस डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। देखो यहाँ पर मैंने पैसे की कोई बात नहीं की, पैसा मुझे मिला नहीं मिला कोई बात नहीं की मैंने, अगर हम लोग पैसा भी साथ में दे देते तो बेटा वो कैश डिस्काउंट हो जाता। तो ट्रेड में और कैश में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सेल एंड परचेज के टाइम पे, देखो मैंने यहाँ पे 4 तारीख को सामान खरीदा था, तो जो 4 तारीख को बेटा मुझे डिस्काउंट मिला उसको हम लोग कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कैश डिस्काउंट की, तो बेटा कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मतलब पेमेंट के टाइम पे अगर हम लोग बेटा कुछ डिस्काउंट और करा लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रेड क्या सॉरी कैश डिस्काउंट बोल देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया 4050 देने थे, लेकिन यहाँ पर मैं कैश जब पेमेंट करने के लिए गया तो मैंने क्या किया, 4050 की जगह कितने पकड़ा दिए, 4000 पकड़ा दिए। मैंने कहा सर ये तो मैं तो 4000 ही दूंगा, मैं नहीं देता 4050। तो वो भी क्या करता भाई, मजबूरी में उसको भी लेने पड़ गए। तो यहाँ पे बेटा 50 रुपीज का जो डिस्काउंट मुझे मिले यहाँ पर मिल गया, तो वो मेरे लिए क्या था, कैश डिस्काउंट। क्या था, कैश डिस्काउंट। जब भी हम लोग पेमेंट देने की बात करेंगे लेने की बात करेंगे वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट। और जब भी हम लोग बात करेंगे बेटा सेल एंड परचेज के टाइम पे किसी डिस्काउंट की तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कैश डिस्काउंट बोल देते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की आप लोगों के साथ में। बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कैपिटल डिस्कस किया था। कैपिटल का मतलब क्या होता है, capital refers to that amount which is invested by the businessman in the business known as capital। और सेकंड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस नोन एज प्रोप्राइटर। थर्ड वन हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। फोर्थ वन आप लोगों को मैंने बताया था क्या, एसेट्स। एसेट्स आर दी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होता है बेटा, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, टूल्स और प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पीछे। फिफ्थ पॉइंट को हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था क्या, रेवेन्यू वर्ड डिस्कस किया था। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स नोन एज रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स नोन एज रेवेन्यू। सिक्स नंबर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, ड्राइंग्स को। इसको डिस्कस किया था हम लोगों ने बेटा, ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स रेफर्स टू दैट अमाउंट व्हिच इज withdrawn by the business, ड्राइंग्स रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ कैश या फिर गुड्स withdrawn by the businessman from the business known as drawings। और बेटा सेवेंथ हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, जीएसटी। टैक्स का, टैक्स वाला टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से आप लोगों का एक पूरा फुल फ्लेज चैप्टर है जीएसटी का जो आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो जब उसकी बात करेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एट पॉइंट हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था क्या, ये आप लोगों का निकला हुआ साथ में क्या, डिस्काउंट। तो बेटा ऐसे ऐसे आप लोगों को टोटल 23-24 पॉइंट्स टोटल डिस्कस करने हैं हम लोगों को, जो कि हम लोगों के अकाउंटिंग के बेस हैं। अगर आप लोगों को ये 23-24 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए ना तो आप लोग ये समझ लेना कि अकाउंट्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स आप लोगों की बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। 323-24 पॉइंट्स आप लोगों को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। इससे आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोगों के जितने भी बाकी की जो बेसिक टर्म्स रह गई हैं। So thank you class. So do like, share and subscribe to YouTube our YouTube channel. Thank you class. और हाँ प्लीज प्रेस आइकन दबाना मत भूलें, बेल आइकन तो अच्छे से दबा दें, ठीक है। थैंक यू।